तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। आज पहला लेक्चर हमारा पॉलिटी का रहेगा, है ना। और बहुत तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं इसको आपको पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लिखवा के पढ़ा रहा हूँ। तो आप साथ के साथ ही लिखते हुए चलिएगा। जहाँ जो बात समझाने की आएंगी उस बात को मैं जो है आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। और पढ़ते समय अपने मोबाइल सभी जो है अपने साइलेंट कर लीजिए, किसी घंटी बिल्कुल ना बज जाए। पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, तो पहला ही वर्ड आपके पास मिलेगा आपको यहाँ पर संविधान, पॉलिटी। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। पहला वर्ड हमारे पास आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब होता है, संविधान का मतलब क्या होता है कि एक ही किताब लिखी हुई है जिसमें नियम कायदे कानून है, जिसमें कुछ रूल्स हैं। क्या है? रूल्स हैं। और रूल्स के साथ साथ ये एक जो है लीगल डॉक्यूमेंट भी है, यानी कि जिसको हमारी सरकार के द्वारा, हमारी संविधान सभा के द्वारा मान्यता दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, यह एक विधिक दस्तावेज है। यह एक विधिक दस्तावेज है। तो ये एक क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है। और इसी में जितने भी कानून हैं, जितने भी लॉ हैं, वे सब क्या है, लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें सारे हमारे क्या लिखे हुए हैं, जो बेसिक रूल्स है। बेसिक रूल्स से मतलब क्या होगा, बेसिक लॉ से मतलब क्या होगा, बेसिक कानून से मतलब क्या होगा कि ऐसे कानून जो हमारी सरकार को, हमारी जनता पर किस तरीके से शासन किया जाएगा, देश में किस तरीके से रूल होगा, उसके बारे में बात करता है। इतनी बात समझ में आती है क्या। तो अब हम एक शब्द का प्रयोग बार बार करेंगे, जिसका नाम होगा सरकार, गवर्नमेंट। बार बार आएगा जब तक पॉलिटी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली सरकार है क्या, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कुछ सरकार के बारे में। तो लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। तो बात करेंगे किसकी, गवर्नमेंट की, सरकार। तो सरकार की अगर हम बात करेंगे तो सरकार हम जो है तीन तरीके की सरकार की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आप बोलेंगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, राज्य सरकार। और नंबर 3 की बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। अब स्थानीय वर्ड, हालांकि हम इसको सबको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारे ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे जो पंचायतें होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, अपना लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास और क्या आएगी, नंबर 4 पर अगर हम बात करेंगे जुडिशरी। क्या आएगी, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका, भाई जो काम सरकार करेगी वो सही है या गलत है, उसका निर्धारण कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। वही तो बताएगा भाई काम सही है कि नहीं है। वरना तो सरकार की क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। वो कुछ भी कर सकता है। उसको रिव्यू करने के लिए, उसके डिसीजंस को, उसके अमेंडमेंट को, उसके संशोधन को रिव्यू करने के लिए हमारे पास क्या बना हुआ है, जुडिशरी बना हुआ है। और इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संस्थाएं कुछ बनी है, संस्थाएं, है ना। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनी हुई है, बोलो है ना। हमारी सीबीआई बनी हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनी हुई है, बोलो। हमारा नीति आयोग बना हुआ है, अरे है ना। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं। तो ये जो हमारे सब आते हैं, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, पॉलिटी के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो हमने सरकार अपनी देखी 3 तरह की है। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर क्या आता है, जुडिशरी। और 5वें नंबर पर क्या आता है, तो अपने सिलेबस में तो हमें इतना ही पढ़ना होता है, 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, जैसे अगर हम इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे जब हम पढ़ेंगे तो हम मोटा मोटा सा आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक बार। जैसे आपकी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को आप क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार। बोलो सही है क्या, मौलिक अधिकार हमें पढ़ने होते हैं। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, अभी हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। इसको बोला जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखूं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सब एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम सब चीजें। आपकी फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे आपके, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएंगी। और इसमें हम हमारे लिए और क्या देख सकते हैं, सिटीजनशिप देख सकते हैं, नागरिकता, कि भारत के कौन नागरिक होंगे कौन नागरिक नहीं होंगे। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, हमारी पॉलिटी के अंदर लिखा है। तो हमारी नागरिकता, बताइए बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से हम इंडियन पॉलिटी को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं इजीली अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक वर्ड आया हमारे पास, राज्य। क्या ये वर्ड, इतना काम बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट, यानी कि राज्य होता क्या है, राज्य। अच्छा, एक सब तुमने समझा होगा कि जो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, सरकार किस पे शासन करेगी, उसको शासन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जंगल में जाएगी या दीवारें हैं पत्थर हैं वहाँ पे जाकर शासन कर लेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के लिए कुछ ऑर्गन्स बनाए गए हैं, कुछ अंग बनाए गए हैं कि किसी भी सरकार को बनाने के लिए आपके पास 4 से 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 से 5 अंग होने चाहिए। तो हम उन अंगों के बारे में बात करते हैं कि भाई जो भी अंग हैं वे आपके क्या क्या होने चाहिए। तो हम बात किसी कर रहे हैं, पहले स्टेट की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के अंग, और यहीं से हम अपनी गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहला काम जो है, जो भी वो राज्य होगा, जो भी वो राज्य होगा उसका अपनी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक जनसंख्या। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी एक क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। और जब जनसंख्या होगी तो कहीं ना कहीं तो रहेगी, बोलो है ना, कुछ एरिया तो उसका होगा, कोई क्षेत्रफल तो होगा ना, कोई भूमि का टुकड़ा होगा। तो यानी कि सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वहां पर हमारा एक पर्टिकुलर एरिया यानी कि क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इसको तरीके से याद करते हो चलो। पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, एरिया पे, और जब वो एरिया होगा तो जनसंख्या भी होगी, क्षेत्रफल भी होगी। तो हमें यहाँ पर जो तीसरा जो वर्ड है हमारा, तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सरकार। बन गया सरकार, अरे हाँ ना। लेकिन एक बात बताइए, तुम हो, मान लो तुमने अपनी एक सरकार बनाई, लेकिन आपको चला कोई और रहा है, आपके पास सॉवरेन पावर नहीं है, आपके पास संप्रभुता नहीं है, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो। तो ऐसी गवर्नमेंट जो अपने डिसीजन खुद भी नहीं ले पाएगी तो हम उसको स्टेट नहीं कहेंगे, राज्य नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट जो होगी वो अपने डिसीजन खुद ले सके। अब तिब्बत है, क्या अपने डिसीजन खुद ले सकता है, नहीं ले सकता। चाइना देखता है सब चीज़ें, बोलो है ना। अगर हम बात करते हैं हम अपने इंडिया स्टेट की, भारत राज्य की, तो भारत राज्य अपने डिसीजन खुद ले सकता है, बोलो है ना। हमको चाइना को कब क्या कहना है, पाकिस्तान को कब क्या कहना है, हमें अपने जो हमारा व्यापार है, ट्रेड है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, किस गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, हमें नहीं करना है, बोलो है ना। तो यानी कि हम क्या है, सोवरीन हैं, क्या है, हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने डिसीजन, चाहे वो भारत के अंदर के हो, जैसे हमने अभी तेलंगाना राज्य बनाया, नया राज्य बनाया, भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर बनाया, तो हाँ हमारी गवर्नमेंट स्वतंत्र है, अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। तो सोवरेनिटी का मतलब समझ में आ रहा है। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक वर्ड आएगा सोवरीन, संप्रभु। तो सोवरीन का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपने देश के अंदर या देश के बाहर जो हमारे देश के डिसीजंस होंगी वो इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर उन डिसीजंस को ले सकती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सोवरेन होना, नंबर 4 पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट आपकी सोवरेन, SOVERIGN, हिंदी बोलते इसको संप्रभु, संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया, इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पर ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है सरकार, किसी, यानी कि ये क्या है, फ्री है, फ्री, लिख लीजिए इस बात को, फ्री टू टेक एनी डिसीजन, फ्री टू टेक एनी डिसीजन फॉर कंट्री, देश के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या। तो ये 4 चीजें हमारी किसके अंदर आती है बेटा, स्टेट। तो राज्य का पता लगे, राज्य कैसे, राज्य यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, हरियाणा मत समझिएगा। स्टेट मतलब है हमारे पास इंडिया, जो कंट्री है जिसको हम कंट्री बोलते हैं हम भाषा में, वो हमारा क्या है, एक राज्य है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। इंडिया क्या है, एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट।
तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन के बाद उसके बाद अपना एक एरिया होना चाहिए, तब हमारी गवर्नमेंट बनेगी। जो गवर्नमेंट होगी जब वो पूर्ण रूप से फ्री होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, सोवरिन। चारों चीज मिल जाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? अगर हम बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, द हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ स्टेट, ब्रैकेट में लिखेंगे इंडिया, क्योंकि अब हम इंडिया की बात करेंगे तो लिखेंगे भारत में राज्य का प्रमुख। तो इंडिया में आपको पता है राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट साहब होते हैं। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, लिखेंगे प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, क्योंकि भारत का जो हम आर्टिकल नंबर 53 और 54 देखेंगे तो उसमें सब चीजें बताई जाएंगी। तो भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले पेज पे बताए थे गवर्नमेंट के कुछ जो स्तर होते हैं, जो टायर होते हैं, वो क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था स्थानीय सरकार में हमने 4 चीजें बताई थी आपको, जैसे कि बताओ एक बार, आपका विलेज होगा यानी कि ग्राम स्तर, आपका ब्लॉक स्तर होगा और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर होगा। तो 3 स्तर हमने आपको यहाँ पर बताए थे, बोलो है ना। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी अपना काम करने का एक तरीका होता है, बोलो है ना। भाई सरकार काम कैसे करेगी? कुछ लोगों का काम होगा कि वो कानून को बनाए, कुछ लोगों का काम होगा कि वो जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लागू करवाएं, बोलो है ना। और जब ये कानून बना दिए गए हैं तो जो जुडिशरी है वो उसको एग्जामिन करे, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये जो कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा क्या ये विधि के विरुद्ध तो नहीं है। अगर वो विधि के विरुद्ध होगा तो जुडिशरी हमारे उस पर क्या करेगी, रोक लगाएगी या क्वेश्चन पूछेगी सरकार से, भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको देखो एक बार। और अगर वो सही है तो जो अपील करता थे, जिन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, उसको बताएंगे बोलो नहीं ये भारत के संविधान के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसका आप रिसेंटली एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो किसान आंदोलन जो चला था हमारा, बोलो सही है क्या? तो किसान आंदोलन में क्या था कि आपने एक बिल बनाया फार्मर के लिए और वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फाइनली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसको वापस लिया था। ठीक है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। ये सब बार बार आएंगे तो आपको उनको पहले से पता होना चाहिए। सरकार के अंग, तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहली बात लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो जो कार्यपालिका, पहले उसका एक एक वर्ड लिख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। फिर लिखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इसको बोलेंगे हिंदी में विधायिका। विधायिका। नंबर 3 लिखेंगे जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है ना। अब भारत में जितना भी कानून बनेंगे वो सब काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ये लोग संसद में या विधानसभाओं में बैठते हैं और ये भारत के लिए क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। कौन, लेजिस्लेचर। इसका काम क्या होता है, टू मेकिंग द लॉ, टू मेक द लॉ यानी कि कानून को बनाना, कानून को बनाना। अब कानून बन गया, जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे लॉ को, है ना। तो इनका काम क्या होता है, टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानून को लागू करवाना। बोलो है ना, हो गया कानून लागू। कोई दिक्कत है तो कौन बैठी है हमारी, इसका काम क्या होगा, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन द लॉ, कानून को जांचना। तो ये 3 चीजें आती हैं किसी भी सरकार के अंदर। विधायिका क्या करेगी, कानून को बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, कानून को लागू करवाएगी। और जो आपकी जुडिशरी होगी वो क्या करेगी, उसमें
उसको एग्जामिन करेगी क्या ये कानून सही है, ये कानून गलत है। बताइए 3 बात क्लियर होगी क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए अब इसमें मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको भी साथ ही साथ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, जो हमारी विधायिका होती है, तो विधायिका में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, जो केंद्र सरकार होगी, उसमें कौन से अंग आएंगे, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसमें कौन से अंग आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो भारत राष्ट्र होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, जो सुप्रीम पावर होती है, किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और अगर हम ऊपरी स्तर पर जाएंगे, भारत के स्तर पर जाएंगे, तो भारत में एक संसद है, पार्लियामेंट बोलते हैं, बोलो है ना। तो उस पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। और उसके जो लॉ बनाने वाले व्यक्ति होंगे, जिसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा बोलते हो। लोकसभा में तो आप ही वोट डालते हो, अपने एमपी, आपके क्षेत्र के जो एमपी होंगे उनके लिए वोट डालते हो। और राज्यसभा में व्यक्ति जो है उनका चुनाव अलग तरीके से किया जाता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन उनके भी हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति, बोलो है ना। भाई दोनों बिल आपके पहले कहाँ से पास होंगे? लोकसभा से और राज्यसभा से। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे वो एक्ट नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बने। तो ये तो किसकी स्तर की बात हो गई। लेकिन जैसे आप स्टेट में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है, बोलो है ना। विधानसभा में जिसको आप आसान भाषा में बोल सकते हो एमएलए, विधायक। तो विधायक का वोट विधायक के इलेक्शन के लिए वोट आप ही तो डालते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इनका हेड होगा वो कौन होगा? गवर्नर साहब होंगे, राज्यपाल होंगे, बोलो है ना। तो इसलिए दोनों स्तर पे दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, जैसे सबसे पहले कौन आएगा? हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नंबर 2 पे कौन आएगा? लोकसभा, लोकसभा। और नंबर 3 पे कौन आएगा? राज्यसभा। कोई समस्या है क्या इसमें? तो जो आपकी पार्लियामेंट होगी, तो पार्लियामेंट में आपके 3 होंगे। ये इसको हम यहाँ संसद भी लिख सकते हैं। संसद के कितने अंग हो गए? 3। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए पार्लियामेंट इज 3? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर हम जाते हैं स्टेट में, तो स्टेट का जो हेड होंगे वो कौन होंगे? हमारे गवर्नर, यानी कि राज्यपाल जिसको बोला जाता है, बोलो है ना। अब यहां पर एक बात समझिएगा, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर विधान परिषद भी होती है। विधानसभा तो आपको हर एक स्टेट में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो हर स्टेट में नहीं है, वो 6 स्टेट में है। तो हम एक वर्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? विधानमंडल, विधानमंडल। और इसके हम विधानमंडल के अंदर हम 2 बातें लिखेंगे। विधानमंडल के अंदर 2 बातें लिखेंगे। पहले लिखेंगे विधानसभा, विधानसभा जिसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा लिखेंगे विधान परिषद, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। आसान भाषा में बताएं इसको। जो आप जिसको आप एमएलए बोलते हो, विधायक, वो तो बैठते हैं यहाँ पर विधानसभाओं में, बोलो है ना। और जो होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आगे क्या? एमएलसी नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, बोलो है ना। तो एमएलए डायरेक्टली जाएंगे इस तरीके से, और जो विधान परिषद होगी उनको क्या बोलेंगे हम? एमएलसी बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, भारत के कुल ऐसे 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं, 6 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है। नाम लिखो उनके फटाफट एक बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बताइए कहां पर विधान परिषद है, कहां पर नहीं है। लिखेगा उत्तर प्रदेश, पहले लिखिएगा उत्तर प्रदेश, फिर लिखिए बिहार, फिर लिखेंगे महाराष्ट्र, फिर लिखेंगे तेलंगाना, लिखेंगे आंध्र प्रदेश, लिखेंगे आंध्र प्रदेश, और फिर लिखेंगे कर्नाटक। लिख दीजिएगा नंबर 6 पे क्या लिखेंगे? कर्नाटक। तो कितने स्टेट हो गए आपके? 6 स्टेट। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, बोलो है ना। चलिए, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? लेजिस्लेटिव
असेंबली का। बोलो हाँ ना। ये हमारा पूरा किसका हो गया, लेजिस्लेटिव, यानी कि लेजिस्लेचर पढ़ाया मैंने आपको पूरा पूरा, ये सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। बोलो हाँ ना। तो एक एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को भी देख लिया जाए। हाँ भाई युवराज, एक एग्जांपल किसका देख लिया जाए, एग्जीक्यूटिव का। लिखिए एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी कानून होगा उस कानून को लागू करवाने वाला, है ना। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें काम करते हैं, तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट है जिसको आप पसंद करते हो वहीं से उठा लेते हैं, है ना। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, है ना। तो अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको सबसे नीचे की जो पोस्ट मिलती है कौन सी मिलती है, कांस्टेबल की, है ना। कांस्टेबल होगा। कांस्टेबल के ऊपर कौन आएगा, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के ऊपर कौन आएगा, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर कौन आ जाएगा, एसआई साहब आ जाएंगे, सब इंस्पेक्टर। फिर कौन आ जाएगा, इंस्पेक्टर। बोलो हाँ है ना। अब इंस्पेक्टर के बाद की अगर बात करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे फिर सीओ साहब, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डीएसपी। बताओ ना, पीसीएस का एग्जाम दोगे तो ये खूबसूरत पद मिल जाएगा आपको, सही है ना। फिर इसके बाद एसपी साहब या एएसपी साहब। बोलो हाँ है ना। फिर आपके कौन आ जाएंगे, ये जिला हो गया हमारा। बोलो सही बात है क्या ना। तो यहाँ आप अपने जिले में यहाँ से लगाकर यहाँ तक आराम से देख सकते हो, एसएसपी साहब तक। यहाँ तो कुछ समस्या हो तो बताओ, नहीं होता। अब अगर आप एक ऐसे जिले में रहते हो जो अपने आप में एक मंडल है, डिवीजन बना रखा है, जैसे आपका यहाँ पे डिवीजन देखेंगे, मेरठ है, सहारनपुर, ये क्या है, सब डिवीजन है। तो डिवीजन में आपको मिलेंगे आईजी साहब और डीआईजी साहब। तो एसपी से जब ऊपर जाते हैं तो कौन बनते हैं, डीआईजी। कौन बनते हैं, मैं लिख देता हूँ, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, है ना, डीआईजी। फिर कौन बनेंगे यहाँ से, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। बोलो सही है क्या। तो ये कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं डिवीजन में, मंडल। जो भी आपका एक मंडल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, जिले आते हैं, ठीक है भाई। और भाई इसके बाद हम देखेंगे तो फिर हमारे पास आ जाते हैं एडीजीपी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और फिर आते हैं डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ, यानी पूरे स्टेट की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, वो किसके अंडर रहती है, डीजीपी साहब के साथ। अब जो डीजीपी साहब हैं अभी तो अधिकारी हैं, ये तो ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। बोलो है ना। तो अपनी मर्जी से तो नहीं चला सकते, सही है कि नहीं है। तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे जो भी उस स्टेट का होम मिनिस्टर होगा। आगे घूम फिर के बाद कौन होगा, होम मिनिस्टर। तो यानी कि डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे इसको, होम मिनिस्टर को, जो गृह मंत्रालय जिसके पास होगा, है ना। जैसे देखोगे अक्सर आप देखोगे स्टेट में तो अधिकतर जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उन्हीं के पास अपना ये रहता है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, छोटा मुद्दा नहीं होता। सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में होता था। किसी की चैन खींच के भाग गया, किसी को गोली मार दी, लूट हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, तो सब किस में आता है, लॉ एंड ऑर्डर में आता है। बात सही मारी है क्या। तो ये होम मिनिस्ट्री आ गई। और होम मिनिस्टर जो होगा, अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, वो कहाँ बैठेगा, विधानसभा में। कहाँ बैठेगा, तो आपस में इंटरलिंक हो गई क्या। तो होम मिनिस्टर साहब कोई भी लॉ आया तो किसको बोल देंगे, डीजीपी साहब को। और ये लाइन चलती कहाँ तक आ जाएगी, कांस्टेबल। तो क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। समझना बेहद जरूरी है, वरना किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी टीचर को आपको। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में जो पॉलिटी होती है उसमें होता क्या है, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बात पता होनी चाहिए, बार बार ये शब्द आएंगे तो इनका प्रयोग जब होगा तो आपको अब यहाँ पे समस्या नहीं आनी चाहिए, स्टेट क्या है, सब कुछ क्या है। तो एग्जीक्यूशन में और लेजिस्लेचर में दोनों मंत्र समझ में आ गया। तो लेजिस्लेचर क्या होगा, जहाँ पर कानून बनाए जाएंगे, और एग्जीक्यूशन क्या होगा, जहाँ पर कानूनों को लागू करवाया जाए। इतनी बात समझ में आ गई क्या। और जुडिशरी तो अपने आप में अलग चीज़ हो ही गई, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान की। तो संविधान के बारे में तुम्हें दो बातें पता होनी चाहिए। संविधान के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, यानी इंप्लीमेंटेड। तो 26 जनवरी 1950, सबको पता है ना इस बात का। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950।
ठीक है ना। और जब 1950 में भारत का संविधान बनता है तो भारत के संविधान को आसान बनाने के लिए इसमें जैसे कोई इंडेक्स होता है हमारी किताब का, तो इंडेक्स बना दिए गए। इसमें कुछ पार्ट बनाए गए, भाग, कुछ शेड्यूल्स बनाई गई, अनुसूचियाँ, और उनमें आर्टिकल्स बना दिए गए, अनुच्छेद बना दिए गए। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब हमारा ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तब की स्थिति क्या थी और आज हम वर्तमान में खड़े हैं, तो आज वर्तमान की स्थिति क्या है, तो हम दोनों को कंपेयर करते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान, यहाँ पे लिखते हैं हम, इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान संविधान। यहां पर हम 3 पार्ट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर इसके भाग यानी कि पार्ट, यहां लिखेंगे शेड्यूल्स यानी कि अनुसूची, और यहां लिखेंगे आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। तो जब भारत का संविधान बनता है तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग बनाए जाते हैं? 22। कितने भाग बनाए जाते हैं? 22। वर्तमान में भी भाग 22 ही हैं। कितने हैं? अगर हम सीरियल नंबर से देखेंगे, नंबर तो 22 ही हैं, लेकिन सीरियल नंबर से कितने हो गए? 25। कितने हो गए हैं? 25। अब तुम कहोगे सर आप तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहे, टोटल भाग आज भी 22 ही हैं, लेकिन जब आप उनको सीरियल नंबर से देखते हो चलोगे, जैसे हमारे पास पार्ट 4 था, भाग 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में, तो उन्होंने बना दिया पार्ट 4A। अब देखो भाग तो अलग बन गया ना, जब हम इसको काउंट करेंगे तो नंबर तो कितना है यहाँ पे? 4, लेकिन हो कितने गए? 5। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, तो कितने हो गए टोटल? 5। बात सही में आई क्या? यानी कि इसमें हमने इनके नंबर नहीं बढ़ाए, भाग तो आज भी कितने हैं? पार्ट नंबर 22 इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके हमने सब क्लोज बढ़ा दिए ABC। बात समझ में आई क्या? जैसे 9 था, पार्ट 9, तो पार्ट 9 में A बढ़ा दिया और पार्ट 9 में B बढ़ा दिया, तो कहने को तो भाग 9 तक हुए हैं। भाग कितने हुए? 9 नंबरिंग के हिसाब से, और जबकि 9A 9B बढ़ गया, इधर से 4A बढ़ गया, यानी कि 3 और बढ़ गए, तो 9 + 3 कितने हो गए? 11। अब देखो थे कितने? 22। कितने थे? 22 में कितने? 22 में 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे? हो गई बात समझ में आई? तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे तब समझिएगा। इसके बाद लिखेंगे अनुसूची, पहले कितनी थी? 8, और आज कितनी है? 12। पहले शेड्यूल्स कितने थे? 8, और आज कितने हैं? 12। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो आर्टिकल्स हमारे कितने थे? 395। अगर हम देखेंगे इनकी नंबरिंग करते हुए तो नंबरिंग में आज भी 395 है, वही काम इनके सब क्लोज बढ़ा दिए गए, 19A, 21A, ठीक है ना, 51A। बात समझ में आ रही है क्या? तो आज हम देखेंगे तो आज लगभग 370 यानी कि 370 के आसपास आज हमारे पास आर्टिकल बन चुके हैं। बात समझ में आई क्या? सॉरी 470 है ना, 395 पहले ही थे, कितने हो गए? 470 के आसपास आज जो है आर्टिकल तुम्हारे पास देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में आपका जो शेड्यूल है, जो पार्ट्स हैं और जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये सब रूप आपको देखने को मिल जाता है। बात समझ में आई क्या? अब जब इनको बढ़ाया जाता है तो एक वर्ड आप बहुत सुनोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। भाई किसी चीज़ को आपको अगर अमेंड करना है, जोड़ना है, तो आपको पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा? बिल पास करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं। बात समझ में आई क्या? कुछ चेंज करना है तो वो इन्हीं के द्वारा आपका क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो अभी जैसे हमने इसकी बात की तो मैं आपको कुछ आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ, सॉरी कुछ पार्ट्स लिखवा रहा हूँ, जहाँ पर ये जो ये ऐड किए गए हैं। जैसे लिखो पार्ट 4A, इनको पहले स्टार्ट में निकाल लेंगे, भाग 4A। भाग 4A संबंधित किससे लिखेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से, ठीक है ना। ये जोड़ा कब गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है भाई, इतना बड़ा वर्ड तो लिखा जाएगा। हिंदी में बोला जाता है संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन
अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इसके बाद लिखेंगे पार्ट 9A, भाग 9A, ठीक है ना। इनमें लिखेंगे स्थानीय शहरी सरकार, स्थानीय शहरी सरकार लिखेंगे, लोकल रूरल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट ना, हमें ये तो हमने ग्रामीण लिख दी भाई, अर्बन। देखो जैसे गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, बोलो है ना। अब कोई शहर है, ये तो नगर पालिका होगा, ये नगर निगम होगा, तो इनको पहले शक्तियां नहीं दी गई थी, पावर्स नहीं थी। अब जैसे तुम देखोगे वार्ड मेंबर आपको मिलेंगे देखने के लिए, अरे है ना भाई, गांव में जैसे ग्राम सभा होती है तो यहाँ पे वार्ड मेंबर हो गए, वे वार्ड मेंबर क्या करेंगे, पूरे नगर पालिका के अंदर अपना एक अध्यक्ष बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। तो वो लोकल गवर्नमेंट हो गई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कौन सी हो गई, वो किसकी हो गई, शहरी हो गई, शहर की हो गई, तो इसको पावर्स दी गई। बोलो बात समझ में आई क्या? ये कब किया गया, लिखो ये कब किया गया, ये लिखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1992, ठीक है। पार्ट 9B, भाग 9B, 9B में लिखिएगा सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 97, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 2011 में। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 हो गए, 3। अभी एक और लिखेंगे, लिखो भाग 14A, भाग 14A, पार्ट 14A, भाग 14A लिखेंगे, इसमें न्यायाधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनको बोला जाएगा न्यायाधिकरण। मतलब ये अपने आप में कोर्ट होती हैं, अर्ध कोर्ट होती हैं, मतलब इनके डिसीजंस माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स, तो अब तुम कहोगे सर भाग तो 22 हो गए थे पूरे के पूरे, जहां नंबर 22 पड़े हुए थे, तो आपने एक ये जोड़ दिया 23वां, एक ये 24वां, एक ये 25वां, और तो अब तो कितने होने चाहिए थे, आपने लिखवाए 25। तो जो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से एक भाग को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बात सही में आई क्या? उसमें से एक भाग को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, भाग नंबर 7, पार्ट नंबर 7। बात सही में आई क्या? जब एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 25। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा इसमें वो रह गया, ये कब बनाया गया, लिख लीजिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कब जोड़ा गया है। बात सही में आई क्या? पहली बात देखो, दो तो आपको याद ही हो गए होंगे, भाग 4A भी और भाग 14A भी। तो ये कब जोड़ा गया, 1976 में, 42वीं के द्वारा। बोलो है ना। आपको बी याद करना पड़ेगा, तो वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर आपको शहरी स्थानीय सरकार की बात की गई है 1992 के अंदर। और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 में। तो आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे तो आपको बातें याद हो जाएंगी। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो यानी कि मैंने सिर्फ आपसे इतनी बातें की हैं कि भाई जो भाग है पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो भारत जो है, भारत में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए। अब मस्त, अब तुम्हें यहाँ से पढ़ने मजा भी आएगा। तो पहले हेडिंग लगा लेंगे आप, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। क्या हेडिंग लगाएंगे, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना को देखेंगे, बहुत ढंग से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे।
और आई थिंक जब जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे या कोई से भी होंगे, सब ने प्रियम्बल, जब आप किताब पढ़ते थे तो उस पर प्रियम्बल लिखा हुआ मिल जाता था किताबों के ऊपर पहले ही पेज पे ना, एनसीईआरटी जब आपने देखी होगी। सही है ना? चलो तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर प्रियम्बल को। ये लग रही है बढ़िया सी, इसको खोल लें, इसी को खोल लेते हैं। इसमें से कुछ तो धुरंधर ऐसे होंगे जो पहली बार ही देखेंगे इसको, सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है ना। हमारे जो सर हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, तो सर बताया करते थे कि भारत में पढ़े लिखे लोगों को संविधान पढ़ाना पड़ता है, तो सोचिए जो अनपढ़ लोग होंगे जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो उस टाइम जब हम पढ़ते थे तो समय लगता था कि सर ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन जब हम खुद इस प्रोफेशन में आ गए तो अब पता लगता है कि सर की कितनी दूरदर्शी सोच थी कि पढ़े लिखे लोगों को संविधान पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी में देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। भारत का संविधान जो प्रियम्बल है ये कहाँ से बना, क्यों बना, सब बात करेंगे एक एक करके, एक एक शब्द की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऐसा कर लेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आपको कोई समस्या ही ना आए, समझ रहे हो। पहले हिंदी वाले बच्चे देखिएगा। हम मतलब कौन? भारत के लोग। हम कौन? भारत के लोग। तो हम में देखो यहाँ पर जो आपको ये सब दिखाई देंगे ना, जो ये आपको कलरफुल से दिखाई दे रहे हैं, इनको बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनेगा। हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वर्ड मिल गया कौन सा? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए क्या? यानी कि हम किसी के अधीन नहीं काम करने वाले, हम हैं प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन। इसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अच्छा, समाजवादी का मतलब क्या होता है? कि जो सरकार समाज के लिए, समाज के हितों के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। पंथ निरपेक्ष, यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पंथ, क्योंकि भारत में जो धर्म होते हैं, धर्म के अंदर भी बहुत सारे पंथ चलते हैं। धर्मों के अंदर भी क्या है? पंथ। हिंदू धर्म सही है कि नहीं है? तो उसके अंदर बहुत सारे पंथ मिलेंगे आपको। तो पंथ निरपेक्ष यानी कि यहाँ पर पंथ जो होंगे, जो धर्मों के अंदर भी चीजें हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र समझते ही हो, जहां पर हर किसी को बराबरी का अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। गणराज्य यानी कि लोगों का राज्य, जहां पर राजा वंशानुगत ना हो, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी वहां पर नागरिक रहने वाले हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कितने प्रियम्बल में कितने न्याय की बात की गई है? 3 की। कितने स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 की, जिसमें व्यक्ति का विचार हो सकता है, अभिव्यक्ति हो सकता है, विश्वास हो सकता है, धर्म हो सकता है और उपासना। 5 तरह की यहाँ पर किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा जो भारत में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में हमने इसको एडॉप्ट कर लिया था। लागू कब किया था? यहाँ पर जो हिंदू धर्म को मानते होंगे, जो यहाँ बैठे होंगे हिंदू धर्म वाले, तो उनको अपना जो कैलेंडर है, तिथि है, उनको सब पता ही होगा, जाहिर सी बात है ना। आजकल तो समझ रहे हो मामला, तो आपको सब पता ही होगा कि आपके धर्म का पहला, हालांकि वो बात अलग है कि हम क्या मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अगर हम हिंदू हैं
और हम अब दूसरों के सामने हिंदू होने का प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें हैप्पी ईयर नहीं मनाना चाहिए। हम अपना चैत्र मंथ का पहला जब नवरात्र आएगा हम तभी मनाएंगे, तभी हम उसमें, देखो जाहिर सी बात अगर हैं और दूसरों को बता रहे हैं तो फिर तुमको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है क्या, मार्गशीर्ष, इसको गाँव में बोला जाता है मंगसिर। क्या बोला जाता है इसको? मंगसिर। तो वैसे इसका नाम क्या है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तारीख संवत 2006 विक्रमी। तो हिंदू धर्म के लोगों को सबको पता होना चाहिए विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, हम कितने आगे चल रहे हैं, ये इसको लागू किसने किया था, ठीक है ना। को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या है? संविधान लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, सर जी ने तो क्या बताना शुरू कर दिया, देख लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, अब यहां पे एक बात समझिएगा, तो यहां भी वही वर्ड है। वी कौन? वी किसकी बात कर रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की बात कर रहा है। समझ रहे क्या? चलिए 5 वर्ड देखेंगे इंडिया इंटू ए। देखो, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 5 वर्ड आगे। एंड टू एंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, बात करेंगे किसकी? जस्टिस की। सोशल, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 हो गए। लिबर्टी की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके साथ साथ इक्विलिटी की बात करेंगे, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, बंधुत्व यानी भाईचारा जिसको बोला जाता है, फ्रेटर्निटी। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत में एकता और अखंडता की बात करेंगे, ठीक है ना। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में, दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट। देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है? एडॉप्ट, इंप्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है। एडॉप्ट हमने कब किया? 26 नवंबर में एडॉप्ट किया। समझ रहे हो? इनैक्ट एंड गिवन टू द आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, आपको पता होना बेहद जरूरी था। देख ले एक बार पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है, तो हम अब अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। तो प्रीएम्बल आपने हेडिंग लगा लिया था, प्रस्तावना। प्रस्तावना को हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रीएम्बल इज नोन एज उद्देशिका, ठीक है ना। अब ये उद्देशिका हमने ली कहां से? इसका सोर्स क्या था, इसका स्रोत क्या था? तो ये हमने लिया है यूएसए से। कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से हमने लिया है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? मतलब देखो, आपको बताया भारत का संविधान बताया जाता है कि हमने बहुत 60 से अधिक देशों के जो देश थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमारे देश के हिसाब से जो चीज़ें अच्छी हो सकती थी हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो प्रीएम्बल जो हमने लिया, प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज, हम जैसे ना जो उसकी लैंग्वेज हमने अभी पढ़ी, वो लैंग्वेज हमने कहाँ से ली थी? तो लिखेंगे इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है? मतलब प्रीएम्बल कंसेप्ट लिया है यूएसए से, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। और जो इस कंसेप्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात तो क्लियर हो जाती है। अब संविधान सभा का गठन हो जाता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी समझ लीजिए, बस कहानी को यहीं पे जोड़ देते हैं। तो जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसकी पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर को होती है। जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, मैं लिख देता हूँ, चलो आप भी लिख लीजिएगा, संविधान सभा थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। संविधान सभा की प्रथम बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर कब होती है? 1946 में, 1946 में, ठीक है ना। और जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, वो बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये व्यक्ति परमानेंट नहीं थे, ये क्या थे? अस्थायी, नॉन परमानेंट थे। क्या थे ये? नॉन परमानेंट, सच्चिदानंद सिन्हा। इसी के बाद जब दूसरी मीटिंग होती है इसकी, तो सेकंड मीटिंग में कब होती है?
11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जैसे ही दूसरी मीटिंग होती है तो उसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट जो मेंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, चुनते हैं, और उनका नाम क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब इनके चेयरमैन जो बनते हैं, एक एक बात क्लियर हो रही है क्या? देखो मैं बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ रह जाए, और ध्यान एक बात मैं बता दूं, मैं आपको लगभग 20 लेक्चर पढ़ाऊंगा इसके, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, कि मुझे रिकॉर्डिंग भी लेके चलनी है साथ में। तो जिसको करना है भाई वो आराम से कर लेना, बाकी तुम ज्ञानी तो हुई, जो करना है सबको पता है भाई क्या क्या करना है। मैं अपनी तरफ से अब हर एक सब्जेक्ट तुम्हारे वाले बैच का रिकॉर्डिंग के साथ ही पढ़ाऊंगा, और जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। हम ज़्यादा भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि ये सब तो ऐसे हैं कि मतलब एक एक पेज 2-2 पेज इसी में लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके चेयरमैन कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, और यही हमारे क्या बनते हैं, परमानेंट चेयरमैन, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो क्वेश्चन देखो 3 तरीके से आ सकता है। भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बोलो है ना। भारतीय संविधान के पहले परमानेंट चेयरमैन कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। बात समझ में आई क्या? तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब यहां से क्या हुआ, पूरी जो असेंबली थी, संविधान सभा, वो बन गई, मीटिंग चल रही है। तो इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक रेजोल्यूशन पेश किया। लिखेंगे ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट ए रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, हो गया प्रस्ताव पेश, बोलो है ना। अब जो ये प्रस्ताव पेश किया इन्होंने, इसी प्रस्ताव को हमने मतलब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो चुका, ये तो दिसंबर का महीना था 46 वाला, तो 47 आने वाला था, बोलो है ना। तो इसी प्रस्तावना को हमने 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसी प्रस्ताव को हमने एज ए प्रीएम्बल क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना। देखेंगे इसी प्रस्ताव को उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं एडॉप्टेड एज ए प्रीएम्बल। ठीक है ना। और यहां पर स्वीकार कौन कर रहा है, अभी मिलेंगे बेटा 10 मिनट बाद। इसको स्वीकार किसने किया, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, यानी कि संविधान सभा ने स्वीकार। इसने कहा ना, हमने तो यहां पर लिख दिया स्वीकार किया, किसने किया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया, संविधान सभा के द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। छोटे छोटे वर्ड होते हैं, संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था वो भारत की जनता के द्वारा किया गया था, हालांकि उसमें सब लोग शामिल नहीं थे, ठीक है ना, वो हम अलग से पढ़ेंगे। चलो खैर, इतनी बात हो गई क्या। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, इतना हो गया सबका। चलिए पहला क्वेश्चन बनेगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू के अनुसार प्रीएम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय प्रस्तावना को कहा गया। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अब लिख लीजिए आप इस बात को, आर्टिकल 32 ब्रैकेट में लिखेंगे
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इंग्लिश लिख लोगे ना आप, ठीक है। आर्टिकल 32 को संविधान का, संविधान की आत्मा कहा गया, इंग्लिश में लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर आर्टिकल 32 इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस IC लिख देगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बार बार इतना लंबा वर्ड नहीं लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब एग्जामिनर आपको ये भी तो हो सकता है कोई नाम ही ना दे, भारत के संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा गया? उसने कुछ लिखा ही नहीं, ना B.R. अम्बेडकर लिखा, ना ही G.L. नेहरू लिखा, बोलो है ना? तो जब स्थिति, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जहां पर कुछ भी ना लिखा हो, तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रीएम्बल को देंगे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को दोगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? कंफ्यूजन खत्म? उसने स्पेसिफाई कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा? प्रस्तावना को कहा। B.R. अम्बेडकर ने किसको कहा? आर्टिकल 32, पढ़ेंगे इसको, फंडामेंटल राइट में आएगा जब। 32 को कहा। अगर पूछेगा बताइए भारत के संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया, तो किसको कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। किसको कहा गया है? जहां पर कोई नाम ना दिया जाएगा, तो किसको टिक कर देंगे हम? प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को। इतनी बात क्लियर हो जाती है क्या? चले आगे, ये कुछ बेसिक थे। अब यहां से एक बात बनती है, अब इसमें कुछ केस आते हैं कि क्या जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, क्या वो भारतीय संविधान का कोई अंग है या नहीं है? तो एक नेक्स्ट बात लिखेगा, एक क्वेश्चन बना के लिखेगा, इज प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अंग है? तो इससे बहस छिड़ती है, क्यों छिड़ेगी वो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें सिर्फ आप एक बात लिखिएगा, इन 1960 1960 में, इन 1960 1960 में बेरूबारी केस, नाम है बेरूबारी केस। तो 1960 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेरूबारी वर्सेस गवर्नमेंट। तो बेरूबारी केस में साफ मना कर दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक पार्ट नहीं है। बेरूबारी केस में साफ मना कर दिया गया कि जो प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे डैश लगा के, इन बेरूबारी केस डैश लगा लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट टेक्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि यह संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है। चलता रहा मामला, इसके शब्दों पे चर्चा चलती रही। अब इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, इन 1973 1973 में, इन 1973 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 2000 कह रहा हूं, 1973 केशवानंद भारती केस, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जजों की इसमें बैठे थे। लगभग 13 जज थे इसके अंदर, 13 जजेस। जब भी देखो, एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई संशोधन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है ना, तो उसमें मिनिमम 5 जज होने चाहिए। कितने? 5। और केशवानंद भारती केस में कितने जज बैठे हुए हैं? 13 जज। बात समझ में आई क्या? और इसने क्या किया, इसने जो बेरूबारी केस 1960 था उसके डिसीजन को पलट दिया। केशवानंद भारती केस में साफ साफ कह दिया गया कि जो ये प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का अंग है, और वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्वेश्चन उसने डीप पूछ लिया। आजकल तो मैं SSC वाले देख रहा हूँ रेलवे में कि बताइए किस केस में कहा गया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, क्या कर लोगे बताओ? तो पढ़ना तो बहुत आपको ठीक पड़ेगा। बात सही मारी है क्या? अब मैं भी ये मोटे मोटे से आर्टिकल से पढ़ा के मोटे मोटे से, मैं भी ऐसा करता हूँ जब मैं बैच देखता हूँ, भैया देखो कौन क्या पढ़ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी निभानी चाहिए, आपकी ड्यूटी है, पूरे आपको पढ़ना चाहिए। तो लिखेंगे इसमें डैश लगा के, बस इतना लिख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट डैश लगा लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट टेक्स डिसीजन
प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात लिखिएगा इसमें, आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिएबल। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिएबल, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। नॉट जस्टिएबल, वाद योग्य नहीं है। तुम कहोगे सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जो इसमें शब्द लिखे हुए हैं प्रीएम्बल में, आप उनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर देखो इसमें ये लिखा हुआ है, सरकार तो काम करे, सरकारी काम नहीं कर रही है तो आप करो, तो ये जस्टिएबल नहीं है। जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, आर्थिक रूप से सबको समानता मिलनी चाहिए, तो अंबानी मतलब जो अंबानी के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, है ना, समझ रहे क्या? राजनीतिक रूप से सबको समानता मिलनी चाहिए लिखा हुआ है ना, तो समानता है, आप जो चाहिए इलेक्शन लड़ सकता है, वो बात अलग है। जिसके पास आर्थिक रूप से जो मजबूत होगा इलेक्शन वो जीतेगा, सही है कि नहीं है? तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तो समाज में आप देखोगे कुछ लोगों का स्टेटस तो बहुत ऊंचा होता है, कुछ कर हटाओ इसको यार, बोलो है ना। तो 3 शब्द दिए गए वहां पे न्याय के, तो आप उन शब्दों को लेके कोर्ट के पास नहीं जा सकते। देखो सब ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में और सरकार लागू नहीं कर रही है, तो जस्टिएबल का मतलब समझ में आ गया? तो यानी कि जस्टिएबल नहीं है। एक क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। क्वेश्चन लिखिए, इज प्रीएम्बल इज अमेंड, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इज प्रीएम्बल इज अमेंड, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर लिखिएगा यस, यस, हाँ प्रीएम्बल कैन अमेंड, हाँ प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बट लेकिन देयर इज नो चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन उसके मूल भाग में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। बात समझ में आई क्या? जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता भाई? अमेंडमेंट कौन करेगा? सरकार। अमेंडमेंट कौन करेगा? सरकार। तो कोर्ट ने साफ क्या रखा है? अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपको ये शब्द बहुत सुनने को मिलेगा क्योंकि इसी को, इस 42वें को कहा जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना चेंज हुआ था इसमें, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है भारत का लघु संविधान। अरे बात समझ में आई क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको भारत का क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा जाता है प्रस्तावना में। कितने शब्दों को? 3 को। लिखोगे, लिखेंगे पहला सोशलिज्म, समाजवाद। इनका सीक्वेंस ऐसे रखना, पहला शब्द कौन सा आया? समाजवाद, फिर आया सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, और थर्ड वर्ड आया इंटीग्रिटी। यानी कि अखंडता। तो प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के बाद ही 42वां जो संविधान संशोधन था तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, जिसका नाम पहला क्या था? सोशलिज्म, समाजवाद जो अभी हमने देखा, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये शब्द नहीं थे। इसका मतलब ये है कि उसमें ये इन शब्दों का कोई भी मेलजोल आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। यानी कि अब जब हम देखेंगे तो इसमें समाजवादी शब्द
नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, तो क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेनिटी था। इसके साथ साथ क्या था, लोकतंत्र था, डेमोक्रेटिक था, और क्या था, रिपब्लिक था। कितने शब्द थे, 3। और यहां पर जब आप देखोगे नीचे आओगे जब, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अखंडता दिखाई दे रहा है। अखंडता कहां, ये रहा अखंडता, ये शब्द भी यहां पर राष्ट्र की एकता थी, बस अखंडता वर्ड नहीं था, इसको भी जोड़ा गया। बोले बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि आप कह सकते हो कि सर इसमें जो है बात अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया किसका, प्रीएम्बल का। अब हम एक एक शब्द को लेके चलते हैं, तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक, एक बार ही हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ। कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, किसी कोई शायद एसएससी जीडी का एग्जाम था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। कब हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, अब लिखना स्टार्ट करो। चलो मैं बोलता हूं, अब आप ऐसे लिखोगे, देखो नंबर 1, अब मैं पूरा प्रीएम्बल लिखवा रहा हूं आपको। नंबर 1 लिखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे, हम भारत के लोग, बस एक में लिखेंगे, ये नंबर 1, हम भारत के लोग। हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 में 5 चीजें बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। करें स्टार्ट। पहला वर्ड लिखेंगे सोवरीन, पहला वर्ड क्या लिखेंगे, सोवरीन, SOVEREIGN। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला वर्ड क्या लिखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या समप्रभु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समप्रभु। समप्रभु का मतलब समझ में आ गया ना, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा नेशन जो किसी के प्रेशर में कोई भी डिसीजन ना ले, वो जो नेशन है वो कंप्लीटली क्या हो, फ्री हो अपने डिसीजंस को लेने में। बात समझ में आ रही है क्या, इसलिए वे शब्द लिखवाए थे, थोड़ा ध्यान रखते हो। चलो क्या हो गया, सोवरीन। नंबर 2 पे लिखेंगे, जो आपने पॉइंट बनाया है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हिंदी में क्या लिखेंगे, समाजवाद। क्या लिखेंगे, समाजवाद। समाजवाद का मतलब समझ में आ गया, जो लोगों के हितों की बात करेगा वो क्या कहलाएगा, समाजवाद। सरकार जो आपकी, जैसे 5 किलो अनाज मिल रहा है तो वेलफेयर स्कीम है, समाजवाद के द्वारा दिया जा रहा है, बोलो है ना। महिलाओं को पेंशन, या अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, बोला हम 2500 देंगे, उसको फिर वो आएगा बोला नहीं हम 2800 देंगे, अगला आएगा हम 3000 देंगे, है ना। तो ये क्या है, समाजवाद, यानी कि समाज को बढ़ाने का काम कर रहा है। दिव्यांग जो लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, अरे है ना। चलो तो इसके बाद लिखेंगे सेक्युलर। नंबर 3 वर्ड क्या लिखेंगे, सेक्युलर। हिंदी में लिखेंगे पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, यानी कि जिसका कोई भी धर्म या पंथ ना हो, उसको क्या बोलेंगे, पंथ निरपेक्ष। नंबर 4 लिखेंगे डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, जहां पे तानाशाही ना हो, वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्र। ठीक है ना। नंबर 4 लिखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी उस नेशन का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो ये नहीं कि ये इसका पापा था तो ये मर गया तो अब ये बनेगा इसका बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बोलो है ना। अगर जहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसको हम गणतंत्र नहीं बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, इन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है। लोकतंत्र मतलब जहां तानाशाही ना हो, जहां लोग बागों को अधिकार हो। और रिपब्लिक का मतलब होगा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, देखें ना हमारे मोदी जी ऐसा बताते हैं कि वो चाय बेचा करते थे और हमने मतलब जो हमारा राष्ट्र है, जो भारत देश है, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अरे है ना। उसके पहले देखेंगे आप, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो कितना अंतर आ गया। एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी गरीबी में चाय बेच के गुजारी, और एक व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत बेहतरीन जगह से पढ़े हुए थे, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे अच्छे से, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते थे, हालांकि उनका अब देहांत हो गया। तो एक व्यक्ति तो वो प्रधानमंत्री बना और दूसरे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये क्या है, हमारा रिपब्लिक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या। जैसे चौधरी चरण सिंह थे, हालांकि वो तो पढ़े हुए थे, LLM शायद मेरठ कॉलेज मेरठ से पढ़े हुए थे, है ना, लेकिन वो किसानी से आते थे। कहने मतलब यहाँ पर ये है, वो कहाँ से आते थे, किसानी से आते थे। जवाहरलाल नेहरू देखेंगे इतने बड़े बैरिस्टर आदमी थे, वकील थे सारे के सारे, बोलो है ना। तो ये क्या है, हमारा रिपब्लिक। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, भैया कोई बन सकता है यहाँ पे, ये रिपब्लिक है। अरे बात समझ में आ गई क्या, सारे वर्ड क्लियर है क्या।
चलिए वर्ड क्लियर है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो ये सब तो लिखे हुए हैं, इनको रटने से काम नहीं चलेगा, इनका मतलब आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में थोड़ा सा भी घुमा दे तो क्या कर लोगे, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए तो नंबर 2 हो गया ये। इसके बाद नंबर 3 लिखिए ऐसे बना के, ये नंबर 2 खत्म, ये लो नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर 3 में आप लिखेंगे जस्टिस। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? जस्टिस। लिखो यहाँ पे यहाँ पे लिखो जस्टिस, हिंदी में लिखेंगे क्या? न्याय। क्या लिखेंगे? और न्याय कितने थे हमारे? 3। कितने थे? 3। लिखो पहला, लिखो जी पहला न्याय। कौन सा लिखोगे पहला बताओ? इसके हिसाब से लिख लो। लिखो सोशल, सामाजिक, समाज में बराबर का न्याय मिलना चाहिए। नंबर 2 लिखो इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। नंबर 4 लिखेंगे पॉलिटिकल, राजनीतिक। लिखा बेटा? अब यहां से एक बात और कर दो मेरे लाल, जहां तुमने ये तीनों शब्द लिखे ना, इसको मैं यहीं पे निपटवा दूँ, साथ ही साथ लिखेंगे इसमें ये ऐसे ब्रैकेट बना के लिखिएगा। ये शब्द डीपीएसपी में भी प्रयोग हुए हैं, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। देखेंगे दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन डीपीएसपी ऑल्सो। बस डीपीएसपी लिखो अभी तुम, ये जब आगे आएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन डीपीएसपी ऑल्सो। इन शब्दों का प्रयोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या हिंदी वाले बच्चे भी डीपीएसपी लिखो, डीपीएसपी में भी किया गया है। हो गया? चलिए नंबर 4 लिबर्टी। नंबर 4 क्या लिखेंगे? लिबर्टी, यानी कि क्या कहेंगे उसको? लिबर्टी को फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे इसको? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी दी गई हमें? 5। कितनी? 1 2 3 4 5। बनाओ फटाफट। स्वतंत्रता दी गई कितनी? 5। लिखो पहली थॉट। क्या लिखेंगे? थॉट। सेकंड लिखिएगा थॉट के बाद एक्सप्रेशन। अभी रुक जाओ, मैं हिंदी में लिखवा दूंगा अभी। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, और नंबर 5 वर्शिप। नंबर 5 वर्शिप। हिंदी वाले लिखेंगे, लिखिएगा नंबर 5 में इसमें लिखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना। हो गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरह की स्वतंत्रता है। समझ रहे क्या? आप जो विचार लेके आए, लेकिन वो देश के हित में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भारत को तोड़ दूंगा, मैं अलगाववाद को बढ़ावा दूंगा, नहीं। विचार आपके होने चाहिए भारत अपने जहां देश में रहते हो उसके पक्ष में होने चाहिए। अभिव्यक्ति, आप अपनी बातों को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, आप कार्टून बना के कर सकते हो, बोलो है ना। विश्वास, आप जहां चाहे जिसमें चाहे आप विश्वास रख सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं। आपको अगर नास्तिक भी बनना है ना तो आपको आर्टिकल 25 से आज़ादी दे देता है अंतकरण की। आपको अगर नास्तिक ही बनना है तो बनो, बोलो है ना। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप भगत सिंह का देख सकते हो, उसने किताब भी लिखी थी मैं नास्तिक क्यों। सही है कि नहीं है? भगत सिंह को जानते होंगे ना, जानना भी चाहिए, हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है ना। विश्वास हो गया। धर्म, आप जिस धर्म को चाहो अपना सकते हो, बोलो सही है कि नहीं है। उपासना, आप जिसकी चाहो उसकी उपासना भी, आप पूजा भी कर सकते हो, बोलो सही है कि नहीं है। चलिए इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, नंबर कितना आ गया था? 5 इक्विलिटी। नंबर 5 लिखेंगे इक्विलिटी, समानता। क्या लिखेंगे? इक्विलिटी, समानता। तो समानता दी गई हमारी 2। कितनी दी गई बेटा? 2। लिखेंगे पहला, समानता में लिखेंगे पहला लिखेंगे स्टेटस, और सेकंड लिखेंगे अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और सेकंड क्या लिखेंगे? अपॉर्चुनिटी। हिंदी में लिखेंगे प्रतिष्ठा। पहली समानता कौन सी होगी? प्रतिष्ठा। दूसरी क्या लिखेंगे? अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की क्या होगी हमारे पास? इक्विलिटी। नंबर 6 लिखेंगे फ्रेटर्निटी, बंधुत्ता। फ्रेटर्निटी, FRATENRINITY, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता। तो 2 तरह की बंधुत्व की बात की गई है। कितने तरह के? 2 तरह की। लिखेंगे पहली, लिखेंगे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स,
और सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखिएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नंबर 7 लिखेंगे, नंबर 7 एडॉप्टेड, एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। हिंदी में लिखेंगे नंबर 7 बना के, इसे अंगीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित, अंगीकृत और अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को करते हैं, 26 जनवरी 1949 को करते हैं। लिखा गया। एक बात और रह गई इसमें, वो लिख लीजिएगा, संविधान की शक्ति का स्रोत, द पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शक्ति का स्रोत, द पावर ऑफ द सोर्स, ये ऐसे लिखते हैं, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, डैश लगा के लिखेंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में जो संविधान लिखा हुआ है, जो उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। बताइए पूरा प्रियम्बल आपको समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से आया होगा। अब इसके नोट्स आज कुछ चीज़ें कम लिखी हो गई होंगी, शायद पेज तो कम ही भरे होंगे, लेकिन इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको बहुत डीप मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, जहाँ से कोई चीज़ नहीं आती, कोई बचेगी नहीं यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अब अपने भाग की बात करेंगे, या हो सकता है मैं आपका स्टार्टिंग करूँ पहले फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करूँ मैं, हो सकता है यूनियन ऑफ स्टेट से स्टार्ट ना करूँ, तो ठीक है ना। तो रोज़ाना हम इस तरह से करते हुए चलेंगे, आप इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है ना। और लगभग 20 लेक्चर हम इसके लेंगे, 20 लेक्चर में आपको पॉलिटिक्स में खत्म करा, ठीक है। चलो, थैंक यू।